नमस्ते दोस्तों, मैं प्राध्यापक बहिरम देवेंद्र, हिंदी विभाग, महाराजा जीवाजीराव शिंदे महाविद्यालय, श्रीगोंदा, आप सभी लोगों का आज के पाठ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जो पाठ देखने वाले हैं उस पाठ का शीर्षक है काव्य परिभाषा। हम सभी लोग जानते हैं साहित्य समाज के हित में लिखा जाता है। काव्य का निर्माण समाज के लिए किया जाता है, आनंद के लिए किया जाता है। उसी के साथ साथ साहित्य का निर्माण हमारे जीवन में दिशा देने के लिए भी होता है, जिसमें स्वयं का हित भी हो, जिसमें समाज का हित भी हो और साहित्य समाज का दर्पण भी है। हम हमारे पाठ्यक्रम में साहित्य की परिभाषाओं के बारे में विभिन्न आचार्यों ने चर्चा की है। आज हम लोग संस्कृत के आचार्य, पाश्चात्य आचार्य, हिंदी आचार्य, इनके काव्य के लक्षण अर्थात काव्य की परिभाषाएं देखने का प्रयास करेंगे। काव्य परिभाषा देखने से पहले हम सभी लोग ये ध्यान में रखें कि कोई भी परिभाषा परिपूर्ण नहीं होती, क्योंकि हर एक विद्वान अपनी अपनी पद्धति से अपनी परिभाषा की या काव्य की परिभाषा प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। हम सभी लोगों का काम इतना ही है कि इन सभी काव्य परिभाषाओं का एक सार क्या है, काव्य की कौन कौन सी विशेषताएं हमें दिखाई देती है, ये सारा देखना हमारा काम है। साहित्य शास्त्र का या काव्य शास्त्र का अध्ययन करने वाले सभी छात्र ये समझ ले कि किसी भी विद्वान की या किसी भी आचार्य ने अपने ग्रंथों में जो जो परिभाषाएं कही है, काव्य के लक्षण हमारे सम्मुख रखे हैं, यह अंतिम नहीं है। इसे अंतिम रूप देने का काम हर एक व्यक्ति अपनी अपनी पद्धति से, हर एक विद्वान अपनी अपनी पद्धति से करते हैं। आज हम लोग उन्हीं विद्वानों की विभिन्न परिभाषाओं का संक्षिप्त विवेचन करने वाले हैं। दोस्तों, सर्वप्रथम आज हम लोग जिस विद्वान की परिभाषा देखने वाले हैं, संस्कृत के विद्वान जिन्होंने नाट्य शास्त्र में नाटक के बारे में या रूपक के बारे में कुछ कहा था, क्योंकि काव्य का अर्थ ही होता है, बहुत व्यापक अर्थ में हमें देखना पड़ेगा। और भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में जो साहित्य या काव्य या नाट्य की जो परिभाषा कही है या कहने का प्रयास किया है कि कौन कौन से लक्षण इसमें होने चाहिए, तो वह देखने का प्रयास हम लोग करेंगे। भरत मुनि नाट्य शास्त्र में कहते हैं, मृदु ललित पदाश्य गुड़ शब्दार्थहीनम जनपद सुखबोध्य युक्तिम नृत्यम योज्यम बहुकृत रसमार्ग संधि संधान युक्तम सभवती शुभम काव्यम नाटक प्रेक्षका नाम। मृदु ललित पदाश्य गुड़ शब्दार्थहीनम जनपद सुखबोध्य युक्तिम नृत्य योज्यम बहुकृत रसमार्ग संधि संधान युक्तम सहभवती शुभ काव्य नाटक प्रेक्षका नाम। यहां पर इस परिभाषा में आप लोग देखोगे कि भरत मुनि ने मृदु ललित पदावली को महत्व दिया है कि जिसमें मृदु ललित पदावली हो। दूसरा, यहां पर दूसरी बात जो कही है, गुड़ शब्दार्थहीनता। इसका अर्थ क्या हो कि काव्य या नाट्य ऐसा होना चाहिए कि जिसमें गुड़ शब्द नहीं होने चाहिए, कि सामने वाले को सरल रूप में वह पहचान में आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। दोस्तों, नहीं तो क्या होता है, कुछ लोग अपनी विद्वत्ता दिखाने के लिए कभी कभी साहित्य में क्या करते हैं, इतनी क्लिष्टता लेकर आते हैं और सामने वाले व्यक्ति को उस क्लिष्टता के कारण या अथवा अपनी विद्वत्ता सिद्ध करने का प्रयास कवि, नाटककार या लेखक करता है और गूढ़ शब्दों का प्रयोग करके सामने वाले पाठक को असमंजस में डाल देता है अथवा उसे अर्थ जानने में कठिनता प्राप्त होती है। तो ऐसे गूढ़ शब्द काव्य में या साहित्य में नहीं होने चाहिए, इसके बारे में भी हमें समझना चाहिए।
भरत मुनि ने अगली बात कही है, सर्व सुगमता। सर्व सुगमता होनी चाहिए, सरल नाटक होना चाहिए, सरल उपन्यास होना चाहिए या सरल काव्य होना चाहिए, ऐसा अर्थ हम लोग लेंगे कि काव्य कैसा होना चाहिए कि जिसमें मृदु ललित पदावली हो, गुण शब्दार्थहीनता हो, सर्व सुगमता हो। आगे वे कहते हैं युक्तिमत्ता। यह बहुत बड़ी बात यहां पर भरत मुनि ने कही है कि युक्तिमत्ता काव्य में होनी चाहिए। आगे वे कहे युक्तिमत्ता का अर्थ क्या होता है। दोस्तों एक ध्यान में रखिएगा कि जो बात कहनी है उसका संयोजन ठीक से होना चाहिए, सब कुछ जुड़कर आना चाहिए। ये बातें वहां पर अपनी बुद्धि का प्रयोग करके नाटककार या काव्यकार, साहित्यकार वह उसकी रचना का निर्माण करता है। नृत्य में उपयोग करने की क्षमता, उस समय देखिएगा भरत मुनि ने जिस समय यह व्याख्या नाट्य शास्त्र लिखी उस समय रूपक काव्य था, नाटक था, जैसे हम लोग आज आसान भाषा में कहते तो संगीत नाटक था। तो वह रचना ही ऐसी होनी चाहिए कि उससे नृत्य करके हम लोग प्रस्तुत कर सके, कि नृत्य में उपयोग करने की क्षमता होनी चाहिए, रस के अनेक स्रोत उसमें होने चाहिए। आगे उन्होंने जैसे कहा है ना कि बहुकृत रस मार्ग संधि संधान युक्तम, संधि युक्तता, सभी संधियों का प्रयोग होना चाहिए। बहुकृत रस मार्ग और रसों का भी महत्व यहां पर भरत मुनि ने हमारे सम्मुख रखा है। मतलब यहां पर भरत मुनि की व्याख्या अधिक व्यापक हो गई है, अधिक व्यापक हो गई है। इसमें सारी बातों का समावेश करने का प्रयास उन्होंने किया है, लेकिन यह नाट्य शास्त्र की दृष्टि से या नाटक की दृष्टि से यह परिभाषा सही लगती है। लेकिन हम लोग व्यापक रूप में काव्य की परिभाषा देखने वाले हैं जो संक्षिप्त होनी चाहिए, संक्षिप्त शब्दों में हमें उसका अर्थबोध होना चाहिए। इसीलिए हम भरत मुनि के बाद अगले आचार्य जो हैं उनकी परिभाषा हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों यहां पर आपको दो परिभाषाएं दिखाई दे रही हैं। इसमें से सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आचार्य भाम जिन्होंने काव्य अलंकार की निर्मित की, उन्होंने बहुत सुंदर परिभाषा कही है, शब्दार्थो सहितो काव्यम। यहां पर उन्होंने कहा है शब्दार्थो सहितो काव्यम। इसका अर्थ हम लोग ले सकते हैं शब्द अर्थ युक्त रचना ही काव्य है। यहां पर कवि ने बहुत सुंदर कहा है शब्द अर्थ युक्त रचना ही काव्य है। अब जिस शब्द में अर्थ हो, शब्द और अर्थ का संयोग, शब्द और अर्थों का संयोग ही काव्य है, ऐसा आचार्य भाम कहते हैं। इस परिभाषा पर उनके अलंकारवादी विचारों का प्रभाव है, क्योंकि अलंकार को वह काव्य की आत्मा मानते हैं। लेकिन यह परिभाषा शब्दों और अर्थों तक ही सीमित हो जाती है। इसीलिए इस परिभाषा में भी हमें स्पष्ट रूप से काव्य का सही अर्थ बोध नहीं होता, तो यह भी परिभाषा हम लोगों को सीमित लगती है। इसके बाद नीचे जो आपको स्क्रीन पर दिया गया है कि दंडी ने जो परिभाषा दी है उसका हम लोग विश्लेषण करेंगे। दंडी कहते हैं शरीरम तावदिष्टार्थ वेव छिन्ना पदावली। काव्य आदर्श में उनकी परिभाषा है शरीर तावदिष्टार्थ वेव छिन्ना पदावली। काव्य आदर्श में वो बहुत सही बात कहते हैं। अब यहां पर उन्होंने तो शब्द की जगह पद का प्रयोग कर दिया है। मतलब आचार्य भाम शब्द और अर्थ के संयोग के बारे में बात करते हैं, वही दंडी शरीर तावदिष्टार्थ वेव छिन्ना पदावली की बात कर रहे हैं। अब ये कैसे है? काव्य का शरीर वांछित अर्थ को उद्घाटित करने वाली पदावली होती है।
मतलब इनका इतना ही कहना है, काव्य में जो पद होता है वह क्या होता है? शरीर मात्र होता है। काव्य का शरीर वांछित अर्थ, काव्य का शरीर वांछित अर्थ को उद्घाटित करने वाली पदावली होती है। यह भी परिभाषा काव्य के शब्द को, पदों को सिर्फ शरीर मात्र के उपमा देती है। इसीलिए काव्य के संपूर्ण अर्थ की प्रतीति इस परिभाषा में भी नहीं होती है। फिर भी इन सभी आप लोग समझोगे मित्रों कि सर ये इन लोगों की परिभाषा अगर आपको हमेशा सीमित लगती है, संकुचित लगती है, तो आप कहोगे कि इनकी परिभाषा हम पढ़ते क्यों है? एक ध्यान में रखिएगा, जो व्यक्ति सर्वप्रथम प्रयास करता है उस व्यक्ति का महत्व सर्वप्रथम होता है। और यहां पर भरत मुनि ने सर्वप्रथम प्रयास किया, आचार्य भामा ने यहां पर प्रयास किया, दंडी ने यहां पर प्रयास किया। इन सीढ़ियों को चढ़ते 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 हम लोग सटीक परिभाषा की ओर जाने वाले हैं। यह मानसिकता हर साहित्य के छात्र को पता होनी चाहिए। कोई भी अर्थ, कोई भी संकल्पना पूर्ण नहीं होती, उसको पूर्ण करने का प्रयास हमेशा साहित्यकार, कवि या आलोचक करता रहता है। अगर ज्ञान सीमित हो गया तो हम लोग सोचना बंद कर देंगे, हम लोग विचारों को बंद कर देंगे। इसीलिए हमेशा उसमें संशोधन होना जरूरी है। इसकी ओर भी हमें ध्यान देना जरूरी है। इसके लिए तो मैं इतना ही कहूंगा, जैसे दोस्तों प्लेटो के सिद्धांतों को, अगर आप पाश्चात्य काव्यशास्त्र के बारे में हम लोग जानते हैं कि प्लेटो के सिद्धांत को, प्लेटो ने जो अनुकरण का सिद्धांत बताया था वह सीमित था, नकारात्मक मनोवृत्ति का था या एक तरफा था। उसी सिद्धांत को सकारात्मक पद्धति से एरिस्टोटल ने कहा, अरस्तु ने कहा, तो वो सिद्धांत सबको मान्य हो गया। उसी प्रकार हम लोग जब भी कोई परिभाषा देखते हैं, कोई लक्षण देखते हैं, तो ध्यान में रखना चाहिए कि हां, इन्होंने उस समय कहने का सही प्रयास किया था, अब उसमें हमें सुधार लाना है। उस दृष्टि से हम लोग सभी आचार्यों की परिभाषाएं देखते हैं। दोस्तों, इसके बाद एक महत्वपूर्ण आचार्य जिन्होंने वक्रोक्ति जीवितम नाम का ग्रंथ लिखा और वक्रोक्ति को काव्य का महत्वपूर्ण अंश या आत्मा माना, वह है कुंतक। दोस्तों, अगले आचार्य हैं कुंतक, जिन्होंने वक्रोक्ति जीवितम नाम का ग्रंथ लिखा। वह अपने ग्रंथ में काव्य का लक्षण या काव्य की परिभाषा कहते समय कहते हैं, शब्दार्थो सहितो वक्र कवि व्यापारशालिनी बंधे व्यवस्थितो काव्यम तद विल्लादकारिणी। अर्थात इसका अर्थ यह होता है कि काव्य मर्मज्ञों को आह्लादित करने वाली वक्रतामय कवि कौशल युक्त रचना में स्थित शब्द और अर्थ ही काव्य है। आप कहोगे इसका अर्थ क्या होता है? जो मैंने अभी कहा कि काव्य ऐसी चीज है जो आपको आनंद देती है, आपको आह्लादित करती है अपनी वक्रता के कारण और कवि कौशल्य के कारण, और उसकी जो वक्रता छिपी होती है, शब्द और अर्थ जो वक्रतापूर्ण बात हमारे सम्मुख रखते हैं, उसी को काव्य कहते हैं। यहां पर वक्रता का अर्थ ऐसा है, जैसे कहा जाता है कि कभी कभी सरल बात किसी को समझ में नहीं आती तो घुमा फिराकर बात कहनी पड़ती है। समझ लीजिए, आप लोग क्लास में बैठे हो, आप लोग यहां पर सारे लोग बैठे हुए हो, और अचानक मैं डांटना चाहता हूं इसे, लेकिन नाम ले रहा हूं दूसरे का।
क्यों? उसका कारण समझ में आ जाना चाहिए। या माता पिता जो होते हैं अपने घर में अपने बच्चों को डायरेक्ट डांटने के बजाय क्या कहते हैं? सुना है कि पड़ोस वाले चिंटू को 12वीं कक्षा में सर्वाधिक मार्क्स मिले हैं, 95%, 95% या 95%। तब यह दबाव किस पर आता है? अपने बच्चे पर आता है। वैसे ही होता है कि काव्य क्या करता है? वक्रोक्ति से सामने वाले को समझाता है, लेकिन सिर्फ एक ही वक्रता का गुण काव्य की पूर्णता प्रस्तुत नहीं करता। मतलब कुंतक ने जो परिभाषा हमारे सम्मुख कही है वह एक ही वक्रता का गुण है। तो एक ही वक्रता के गुण के कारण काव्य का अर्थ पूरा नहीं होता। उन्होंने एक बात अच्छी कही है, बंधे व्यवस्थितो, बंधे व्यवस्थितो। काव्य मतलब क्या होता है कि कवि जो क्या करता है कि वह वक्रता के अर्थ को, शब्द और अर्थ दोनों के संयोग के साथ साथ वह वक्रता भी प्रस्तुत करे और कविता को सही रूप से संरचित करके वह प्रस्तुत करे और सामने वाले को आनंद दे। यह बातें कुंतक ने कही है, लेकिन कुंतक के बाद आने वाले आचार्यों ने भी अपनी परिभाषा देने का प्रयास किया है। हम लोग उन परिभाषाओं की ओर भी जाएंगे। संस्कृत के प्रमुख आचार्य जिन्होंने काव्य प्रकाश ग्रंथ लिखा, आचार्य मम्मट, इन्होंने अपनी काव्य की परिभाषा में एक बड़ी बात कही है, उसके ओर भी हमें ध्यान देना है। तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनक्वापि। तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनक्वापि। काव्य प्रकाश में वो कहते हैं, क्या क्या बातें कही उन्होंने, नीचे देखिएगा। शब्दार्थ अर्थात काव्य शब्द और अर्थों का योग है। काव्य शब्द और अर्थों का योग है। यह हम लोगों ने भामह की परिभाषा में देखा था। अदोषो अर्थात काव्य दोष रहित होना चाहिए। यहां पर मम्मट ने एक अलग बात कही है, काव्य दोष रहित होना चाहिए, काव्य में दोष नहीं होना चाहिए। सगुणों, काव्य गुण युक्त होना चाहिए, काव्य में संपूर्ण गुण होने चाहिए। और काव्य कैसा होना चाहिए? गुण युक्त होना चाहिए। आगे वो कहते अनलंकृति पुनक्वापि। आगे एक बहुत बड़ी बात कही है दोस्तों कि काव्य में अलंकार अनिवार्य नहीं है। मतलब काव्य प्रकाश में मम्मट ने यह बात कह दी कि काव्य में अलंकार अनिवार्य नहीं है। इसका अर्थ यह है कि अलंकार हम सभी लोग जानते हैं काव्य का साध्य नहीं है, साधन है। और साधन की आवश्यकता जब भी हो तब भी उसका उपयोग होना चाहिए, नहीं तो हमें काव्य में अलंकार घसीट कर लाना नहीं है। मतलब जैसे कहा जाता है ना, रीतिकालीन कवियों पर आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने अलंकारों की भरमार कर दी। कवि केशव इसका उदाहरण है। उन्हें कठिन काव्य का प्रेत इसीलिए कहा गया कि अलंकार लेकर आए, इसीलिए वह काव्य दोषी हो जाता है। मतलब जैसे कहते हैं ना, काव्य में दोष का निर्माण होता है। इसीलिए अलंकार जो है आवश्यक नहीं है, ऐसा मम्मट अपनी परिभाषा में कहते हैं। फिर भी उसके बाद भी जिन आचार्यों ने काव्य की संक्षिप्त एवं सार्थक परिभाषा देने का प्रयास किया है, उन आचार्यों की ओर भी हम लोग जाएंगे। अगले आचार्य हैं जिनकी परिभाषाओं को सर्वाधिक महत्व प्राप्त हुआ, जिनकी परिभाषाओं की सर्वाधिक साहित्य के क्षेत्र में चर्चा हुई, ऐसे महत्वपूर्ण आचार्य साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ है। आचार्य विश्वनाथ की सुप्रसिद्ध परिभाषा है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। वाक्यम रसात्मकम
काव्यम, रसात्मक वाक्य ही काव्य है। दोस्तों, इस पर भी विचार हुआ, क्या रस की परिपूर्ति के लिए एक वाक्य काफी है? क्या एक वाक्य को सुनकर रस की निर्मिति होती है? नहीं, यही इस परिभाषा का दोष है कि रसात्मक वाक्य ही काव्य है। इस परिभाषा में सबसे बड़ा दोष वाक्य शब्द के अंतर्गत ही है। वे कहते हैं कि काव्य किसे कहते हैं, तो रसात्मक वाक्य जहां पर हो वह काव्य है। तो यहां पर भी संकुचित शब्द यहां पर प्रयोग किया गया है। उसके साथ साथ हर वाक्य रसयुक्त हुई होगा ही, इसकी भी कोई हम लोग कह नहीं सकते। तो यहां पर भी व्याख्या सुंदर है। रस को इन्होंने महत्व दिया है क्योंकि आचार्य विश्वनाथ रस को काव्य की आत्मा मानते हैं। आचार्य विश्वनाथ रस को काव्य की आत्मा मानते हैं और यहां पर जो शब्द उन्होंने प्रयोग किया है रस शब्द, यह काव्य में रस को इन्होंने महत्व दिया है। इसीलिए इस परिभाषा का भी महत्व साहित्य के क्षेत्र में अधिक है। इसके बाद नीचे जो हमने दी है पंडित राज जगन्नाथ की व्याख्या, जो संस्कृत आचार्यों में हम लोग महत्वपूर्ण मानते हैं। जब से हम लोग पढ़ते आए हैं तब से हम लोग पंडित राज जगन्नाथ जी की जो व्याख्या है रस गंगाधर में लिखी हुई, उनका प्रसिद्ध ग्रंथ ही रस गंगाधर है। वे कहते हैं रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दम काव्यम, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दम काव्यम। वो क्या कहते हैं? रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द ही काव्य है। रमणीय का अर्थ वही है तो हमारे पूर्व आचार्य साहित्य दर्पणकार जिन्होंने रस शब्द का प्रयोग किया, भरत मुनि ने रस शब्द का प्रयोग किया था, तो और मम्मट ने आह्लादकारिणी का शब्द प्रयोग किया था। तो जहां जहां आह्लाद, आनंद, रस, इन सब का समावेश रमणीय शब्द के अंतर्गत आता है। लेकिन यहां पर क्या कहा है? रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द ही, ताकि वो कहते हैं यहां मौलिक स्थापना यह है कि काव्यत्व शब्द में निहित होता है, न कि संपूर्ण वाक्य में। यहां पर देखिएगा, सोचिएगा, काव्यत्व शब्द में निहित होता है, न कि संपूर्ण वाक्य में। यहां पर हम लोगों ने संस्कृत के आचार्यों की परिभाषा देखी है।